कंस्ट्रक्शन बिजनेस में AS2 अप्लाई नहीं होता है, उधर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? AS7 अप्लाई होता है। वेरी गुड। और कहाँ नहीं अप्लाई होता है? यस, फटाफट। सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्लाई नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई गुड्स ही नहीं है, अगर गुड्स ही नहीं है तो फिर उसको वैल्यूएशन का सवाल ही नहीं उठता है ना। यस, वेरी गुड। और कहाँ नहीं अप्लाई होता है? शेयर मार्केट में। मतलब अगर आपका बिजनेस है शेयर मार्केट ट्रेडिंग का, इफ यू परचेज एंड सेल स्टॉक्स ऑफ शेयर मार्केट, जैसे आप शेयर्स परचेज करके सेल कर रहे हो, डिबेंचर्स सेल कर रहे हो, स्टॉक परचेज करके सेल कर रहे हो, शेयर्स को स्टॉक भी बोला जाता है, तो देन इन दैट केस अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है तो वहां पे AS2 अप्लाई नहीं होता है। यस, तन्वी राव, वेरी गुड। लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, मिनरल ऑयल्स, इनको भी AS2 नहीं अप्लाई होता है। एम आई वेरी क्लियर? कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता है? 4 चीजें। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बिकॉज कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए AS7 है। सर्विस प्रोवाइडर्स, उसको भी नहीं अप्लाई होता है। स्टॉक मार्केट बिजनेस में भी नहीं अप्लाई होता है। और लास्टली लाइव स्टॉक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और मिनरल ऑयल ओर्स को भी अप्लाई नहीं होता है। सो AS2 डजंट अप्लाई टू दिस बिजनेस। इन बिजनेसेस को छोड़ के बाकी जो भी बिजनेसेस है वहां पे AS2 अप्लाई होता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर ये सब छोड़ दिया तो जो भी बचता है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बचता है, तो वहां पे AS2 अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? एक ही बच्चे ने यस लिखा है। मैं इतना बुरा पढ़ाने लगी हूँ आजकल के, यू डोंट इवन राइट यस फॉर मी। Yes, ma'am. यस, चलो we'll move now to what is the definition in inventories. सबसे पहले inventories are asset, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। inventories are asset, income, expenses, liabilities. तो what are inventories? inventories are your asset. हाँ कीर्ति, कोई बात नहीं, कभी कभी नेटवर्क भी जाता है, कोई बात नहीं। सो व्हाट आर इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज आर एसेट। मैंने पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा, इन्वेंट्रीज आर डैश, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। तो आप क्या आंसर दोगे? इन्वेंट्रीज आर व्हाट? Asset. एसेट। इन्वेंट्रीज आर assets. एसेट्स। जोर से बोला, वेरी गुड। सो नेक्स्ट, अभी इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, कौन से एसेट्स हैं? हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मीन सपोज आप चौक बना रहे हो, उसके लिए आपके पास लाइमस्टोन है, आपके पास पानी है, और आपने फिनिश गुड्स बनाया चौक्स, चौक के बॉक्सेस रेडी है। तो चौक के बॉक्सेस जो है दैट इज, जस्ट अ मिनट ना, हेलो, नमस्ते, किन लोगों का? अच्छा अच्छा सर, वो आज आने वाले हैं, आने वाले हैं। टाइम चाहिए क्या आपको? टाइम मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आपको बता सकती हूँ। ठीक है सर, ओके। यस, सो व्हाट आर इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज में सबसे पहले आता है गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल। जो भी गुड्स आप सेल करने के लिए परचेज करते हो या सेल करने के लिए बनाते हो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज एज एन एसेट इंक्लूड्स फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड होता है? फिनिश गुड्स। ओके, नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी तक बना नहीं है, प्रोडक्शन में है, मतलब अभी आपने उसको प्रोसेसिंग में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल तो आप लोगों, आपने फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर को प्लाईवुड, लैमिनेट सब लाके दिया है, फेविकॉल, ये सब आपका बिजनेस है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपने वुड और वो सब पार्टली मैन्युफैक्चर्ड चीजें लाके दी है। तो दीज आर योर WIPs। इसको क्या बोलते हैं? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा गुड्स बना नहीं है, आधा आधा मैन्युफैक्चर है,
तो that also is included in inventory. Next, in the form of material and supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services, stores, spares, raw material. स्टोर स्पेयर्स रॉ मटेरियल्स आर ऑल पार्ट. अभी स्टोर स्पेयर्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला ऐसे आपको फर्नीचर बनाना है तो आपने किले और सनमाइक किला और फेविकॉल ला के रखा, तो दीज आर कॉल्ड एज स्टोर्स एंड स्पेयर्स. इसको क्या बोलते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. मतलब जब भी हम कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं जो कंज्यूम होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोलते हैं. और रॉ मटेरियल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो भी आपके प्रोडक्शन में लगने वाला है, दीज आर ऑल इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड मशीनरी. इन्वेंट्री में मशीनरी नहीं आता. मशीनरी इज अ सेपरेट एसेट, इट इज नॉट योर इन्वेंट्री. इज दैट क्लियर? इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री? Inventories includes finished goods, it includes raw material and WIP, it includes stores and spares, but it does not include machinery. Is that clear? Inventory में क्या क्या आता है, clear है? Clear है? चलो लिखते जाओ, इन्वेंट्री में क्या क्या आता है. नहीं नहीं है. हाँ जयेश, क्लियर है नहीं क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दो ना. कोई और बोल रहा है. कोई और बोल रहा है, अच्छा कोई और बोल रहा है, ठीक है मैं सबके लिए रिपीट करती हूँ. इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, पहले हमने देखा इन्वेंट्रीज में क्या क्या नहीं आता है. अब हम देखते हैं इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है. इन्वेंट्रीज में वो गुड्स आते हैं जैसे फिनिश गुड्स. आपका बिजनेस है, आप टायर मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, करेक्ट? यू हैव अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टायर एंड सेलिंग इट. ओके, सो टायर मैन्युफैक्चर करके अगर आप बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग टायर्स, तो टायर इज अ फिनिश गुड्स. तो वो टायर जो है वो आपका फिनिश गुड्स है. तो वो फिनिश गुड्स अगर अभी तक सेल नहीं हुआ है तो दैट इज इन्वेंट्री. अभी ये टायर बनाने के लिए क्या लगता है, रबर लगता है, करेक्ट? तो वो रबर जो है वो रॉ मटेरियल है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. अभी आपने टायर बनाने के लिए रबर को मशीन में डाला, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से टायर नहीं बना है, आधा अधूरा बना हुआ है, तो दैट बिकम्स WIP. उसको क्या बोलते हैं, WIP. तो WIP इज ऑल्सो एन इन्वेंट्री. प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये तीन चीजों के अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स यूज होते हैं. बहुत सारे छोटी छोटी चीजें और भी यूज होती हैं, जैसे स्क्रू यूज हो गया, फेविकॉल जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो यूज हुआ. ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें यूज होती है जिनको हम बोलते हैं स्पेयर्स. तो वो स्पेयर्स आर ऑल्सो इन्वेंट्री. बट मशीनरी इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. मशीनरी एक एसेट है, वो आपका फिक्स एसेट है, इट इज नॉट इन्वेंट्री. नाउ इट्स इट क्लियर? समझ में आया इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? अभी मेरा एक क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स द फॉलोइंग. नहीं, inventory does not include raw material, finished goods, livestock, and stores and spares. The finished inventory does not include. इन्वेंट्री में क्या नहीं आता है, does not include dash. मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP एंड लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक इन LIV होता है, लाइफ नहीं होता है, लाइव स्टॉक होता है. ओके, सो क्लियर है इन्वेंट्री में क्या नहीं आता है. सेकेंड क्वेश्चन, इन्वेंट्री इंक्लूड्स डैश, फिनिश गुड्स, लाइव स्टॉक, कंस्ट्रक्शन डैम, कंस्ट्रक्शन डैम, mineral oils. Finished goods. Includes finished goods. Okay, are you all getting it? समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Okay.
नाउ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स उसको वैल्यू करने का काम. मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ये रीसेल वैल्यू का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अभी तक आपने ये बहुत बार किया 11th-12th में. अभी इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. करेक्ट किया है कि नहीं किया? अभी वो मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस रेट पे बिकेगा, व्हाट इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ योर गुड्स. सो नाउ इन्वेंट्रीज विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ, लोअर मीन्स क्या कम है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, major points of valuation of inventories is determination of cost of inventory. सबसे पहले आपको cost मालूम होना चाहिए, आपको net realizable value मालूम होनी चाहिए, और फिर लास्ट में हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा कम है. इज दैट क्लियर? हमको जब हम इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं तो हमको दो चीजें करनी है, पहले उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है और फिर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे. जो कम होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा. ठीक है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड डैश. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड डैश. नेट रीसेल वैल्यू. रीसेल नहीं बोलेगा, रियलाइजेबल वैल्यू. क्या बोलेंगे? वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट पॉइंट पे, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है? यस. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट डैश and net realizable value. Low inventory is valued at lower of dash and net realizable value. वो dash में क्या आएगा? cost. Very good. कुछ लोग है ना फटाफट आंसर देते हैं. यस दीपेन, वेरी गुड. मैंने दीपेन का आज फर्स्ट टाइम आंसर देखा. वेरी नाइस. आर यू गेटिंग इट? हमारा ये साथ है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैन आई मूव अहेड? अभी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. उसमें सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज. आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस क्या था, रॉ मटेरियल पे आपने कितना कैरेज पे किया, सो कॉस्ट ऑफ परचेज. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम और बहुत सारा खर्चा करते हैं और बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. अभी आपका रॉ मटेरियल पड़ा था सप्लायर के पास. सप्लायर से अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी खर्चा आपने किया है वो सब अदर कॉस्ट में आता है. जैसे आपने इंपोर्ट ड्यूटी भरी, आपने ऑक्ट्राय भरा, तो जो भी ये अदर कॉस्ट है वो सब यहाँ पे आएगा. ओके. कॉस्ट ऑफ परचेज, रॉ मटेरियल कितने का आया, फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो आपने कन्वर्जन कॉस्ट इनकर किया, एंड अदर कॉस्ट. सो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. अगर आपको इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाला है तो उसके 3 एलिमेंट्स हैं. वन इज कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, एंड थर्ड इज अदर कॉस्ट. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस मैम. Yes, ma'am. सो now first one is cost of purchase, second one is cost of conversion, and third one is अदर कॉस्ट. अदर कॉस्ट में इंक्लूड, अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए या प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, चलो लेट मी हैव अ रिवीजन. यस, कैन यू टेल मी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा?
हमने ना 4 ही चीजें पढ़ी हैं अभी तक. What are those 4 things? Can you tell me that? पहले हमने क्या पढ़ा? इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आता है. फर्स्ट चीजें हमने ये पढ़ी कि इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आता है. सेकंड हमने ये पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा हमने, इन्वेंट्री में क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री. थर्ड हमने पढ़ा, आई डोंट नो सम, प्लीज म्यूट योर. ये ध्रुव गोरानी कौन है? हु इज ध्रुव गोरानी? ध्रुव, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ए भाई का मोबाइल કેટલી વાર થી રમોરો यस, हमने व्हाट इंक्लूड्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री इंक्लूड्स व्हाट, वो हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. फिर हम अभी देख रहे हैं कि हाउ डू वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. हम क्या देख रहे हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 चीजें हैं. First is cost of purchase, second is cost of conversion, and third is other cost. Other cost में whatever cost you incur to bring inventory to your present location on other condition is your cost of inventory. पंडित है. Yes, till here it is clear. Now कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूड्स व्हाट. अभी जब आप गुड्स परचेज करते हो तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है. पहले तो परचेज प्राइस. सपोज मैं ना मेरे लिए ड्रेस मटेरियल लेने जा रही हूँ, ठीक है. आई एम इन द बिजनेस ऑफ गारमेंट्स. तो मैं सबसे पहले मटेरियल लेने जाती हूँ, तो मटेरियल का परचेज प्राइस, ठीक है. कपड़ा जो खरीदती हूँ उसका परचेज प्राइस. फिर उसपे बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं. आजकल जीएसटी लगता है, अभी बहुत सारे टैक्सेस नहीं है, आजकल एक ही टैक्स है एंड दैट इज जीएसटी. तो वो जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है. फिर फ्रेट इनवर्ड, मतलब मैं जब उसको लेने जाती हूँ तो मेरा आने जाने का खर्चा है ना. शॉपिंग पे जाऊंगी, जब मैं कपड़ा खरीदने जाऊंगी, मैं सूरत से लेने जाती हूँ, तो सूरत जब जाऊंगी तो मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट है. वो ट्रैवलिंग कॉस्ट के साथ प्लस मेरा ये भी कॉस्ट है ना, कि ट्रैवलिंग कॉस्ट के साथ वो मैंने माल सब खरीदा तो वो टेम्पो में आएगा, तो वो टेम्पो का खर्चा है फ्रेट इनवर्ड, वो इसमें इंक्लूडेड होता है. अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन. अगर मैं कोई चीज परचेज कर रही हूँ मटेरियल, तो मैं उसका पहले कोटेशन लेती हूँ. मैं कोटेशन लेती हूँ, परचेज ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो वो भी खर्चा होता है ना, कोटेशन लेने का, परचेज ऑर्डर प्लेस करने का. ऑर्डर इंस्पेक्शन का, सपोज मैंने एक कपड़े का ऑर्डर दिया, वो लेने से पहले मैं उसको इंस्पेक्ट करवाऊंगी कि वो मेरे टाइप के क्वालिटी का है या नहीं है, तो इंस्पेक्शन एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं. सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू परचेज. तो ये सारा परचेज में इंक्लूड होता है. उसमें माइनस क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल बाय, जस्ट अ मिनट. अभी मैंने बोला जीएसटी हम भरते हैं. जीएसटी जब हम गुड्स खरीदते हैं तो वी पे जीएसटी, करेक्ट. अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो जीएसटी इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर. मैंने जीएसटी जो भी भरा है वो मुझे अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर होएगा. मैं तो कस्टमर को जब बेचूंगी तो वो टैक्स रिकवर करूंगी ना. तो अगर मैं टैक्स रिकवर करने वाली हूँ तो वो लेस होता है. पहले ऐड होता है यहाँ पे और बाद में यहाँ पे क्या होता है, रिकवर होने वाला है तो लेस करते हैं. डिस्काउंट अगर मुझे मिल रहा है तो वो लेस होगा. अभी काफी बार इंपोर्ट करते हैं अगर हम, तो हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है. ड्यूटी ड्रॉबैक मींस हमको ना गवर्नमेंट कुछ ड्यूटी रिफंड करती है. इट सिंपली मींस के रिफंड ऑफ ड्यूटी. रीबेट अगेन मींस डिस्काउंट. तो जो जो हमको वापस मिलने वाला है या मिल गया है वो सब माइनस होता है, ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स परचेज प्राइस, टैक्सेस, फ्रेट, अदर एक्सपेंडिचर. उसमें से माइनस क्या होगा, ड्यूटीज रिकवर्ड, जो ड्यूटी हम रिकवर करने वाले हैं किसी और से. देखो जब भी आप कुछ खरीदते हो ना तो आपको जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है जीएसटी.
आपने कुछ भी मैम परचेस किया तो वो जीएसटी अल्टीमेटली पहले वो ट्रेडर भरता है, लेकिन अल्टीमेटली हमसे ले लेता है वो जीएसटी का अमाउंट, तो वो जीएसटी रिकवर्ड होता है, तो वो जीएसटी हमेशा क्या होएगा, डिडक्ट होएगा। ट्रेड डिस्काउंट, आप जब बिजनेस में नॉर्मल परचेस करते हो तो आप डीमार्ट जाते हो ना, डीमार्ट वाले आपको 10% डिस्काउंट देते हैं ना, आज 10% डिस्काउंट है, आज 5% डिस्काउंट है, और सबको देते हैं, स्पेशली आपको नहीं देते, आप कोई स्पेशल कस्टमर नहीं हो, सबको वो डिस्काउंट मिलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये बिजनेस में हर किसी को अगर डिस्काउंट मिलता है तो इट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी को मिलता है जो कैश पेमेंट करता है, तो वो नहीं डिडक्ट होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक मींस रिफंड ऑफ ड्यूटी बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको कुछ ड्यूटी रिफंड करती है, आपको कुछ कंसेशंस देती है, तो वो लेस करेंगे एंड रीबेट वुड बी डिडक्टेड। आज के लिए इतना काफी है, इसको ही पढ़ो और इसको लिखते हो या नहीं लिखते हो? आर यू राइट, डू यू राइट इट डाउन और नॉट? यस मैम, लिखते हैं। 2 मिनट पीछे लेंगे। पहला हाँ ये लो, ये लिख लो प्लीज दूसरा राइट। मैम हाँ पहला स्क्रीनशॉट ले लेते फिर उसके बाद लिखते हैं बुक में। ओके, लेकिन हाँ प्लीज डू दैट, हाँ अदरवाइज क्या होगा ना, यू लैंड इन प्रॉब्लम। पेपर में पढ़ोगे क्या, मैं यही सब नोट्स है आपके, देयर वोंट बी एनी सेपरेट नोट्स। हाँ मुझे बहुत सारे एफआई के स्टूडेंट्स नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, देखो अकाउंट्स में तो आई एम गिविंग इट साइमल्टेनियसली, अगर कुछ कम भी होगा तो आई विल शेयर इट इन गूगल क्लासरूम, ठीक है, आई विल गिव यू ऑब्जेक्टिव्स, आई विल डू एवरीथिंग। लेकिन अगर किसी को और सब्जेक्ट्स के अगर नोट्स आपको लगता है कि नहीं मिल रहे हैं, देन टेल योर सब्जेक्ट टीचर्स, फिर नहीं होता है देन टेल मी, ओके, बट डोंट वरी अबाउट नोट्स, वी आर सपोज टू प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स, ओके, so don't worry about that. Can I wind up the lecture? Actually I have a meeting at 11, so see you all tomorrow, take care, stay safe. हाँ मैं एक्चुअली आई विल सेंड यू ऑल द रिकॉर्डिंग, मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड किए बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों को भेजने के लिए, आई विल डू इट टुडे, ओके। हाँ मैंने नहीं शेयर किया, टुडे आई विल डू दैट आल्सो, ओके फाइन, चलो बाय, सी यू, टेक केयर, stay safe and healthy, okay, don't थैंक move यू मैम। out of the house unless and until it is necessary. Hello, yes, good morning.